Hi, welcome back. So, today in this video, we are going to talk about behavioral counseling and behavior modification in reference to rehabilitation assessment and counseling. So basically behavioral काउंसलिंग और behavior modification दोनों ही असेसमेंट और काउंसलिंग का रिहैबिलिटेशन के टाइम पे एक इंटीग्रल पार्ट होता है। ये दोनों अप्रोचेस जो हैं वो फोकस करते हैं माल अडेप्टिव बिहेवियर को समझने के लिए और चेंज करने के लिए, जो कि कई सारे साइकोलॉजिकल इमोशनल बिहेवियरल चैलेंजेस के टाइम पे इंडिविजुअल फेस कर सकता है रिहैबिलिटेशन के दौरान। बिहेवियरल काउंसलिंग जो है दैट वी नो कि इज़ रूटेड इन बिहेवियरिज्म, जो कि एक साइकोलॉजिकल अप्रोच है विच emphasizes the study of observable behaviors and the role of environmental stimuli in shaping the behavior। तो बेसिकली ऑब्जर्वेबल बिहेवियर और मेरा एनवायरनमेंट जो स्टिमुलाई मुझे प्रेजेंट कर रहा है उससे मेरा बिहेवियर कैसे शेप हो रहा है। तो रिहैबिलिटेशन में जो ये काउंसलिंग अप्रोच है वो अप्लाई करती है टू हेल्प इंडिविजुअल्स अनलर्न माल अडेप्टिव बिहेवियर एंड रिप्लेस देम विथ मोर अडेप्टिव एंड फंक्शनल बिहेवियर। तो हमारा बेसिक गोल ही यही है कि हम माल अडेप्टिव बिहेवियर को अनलर्न करेंगे और उन्हें रिप्लेस करेंगे विथ मोर अडेप्टिव एंड फंक्शनल बिहेवियर्स। अगर हम की कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं तो बिहेवियरल प्रिंसिपल्स का जो कोर है वो है क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग और ऑब्जर्वेशन लर्निंग विच इज सोशल लर्निंग। तो ये प्रिंसिपल्स बिहेवियर को लर्न करने में और मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। आप इसी चैनल पे अगर आप नए हो और आपको बेसिक्स नहीं क्लियर हैं सो यू कैन डेफिनेटली विजिट क्लास 11th एंड 12th साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट्स। वहाँ पे आई हैव डिस्कस्ड इन डिटेल्ड एंड पूरा बेसिक आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगा। एंड अभी एज ऑफ नाउ वी आर टॉकिंग विथ सम एडवांसमेंट्स के साथ वी आर टॉकिंग कि एडवांस लेवल पे जब हम एक्चुअल रिहैबिलिटेशन करते हैं तो आई विल नॉट बी फोकसिंग मोर ऑन द बेसिक्स। आई होप कि आप वो चीज़ें क्लियर करके फिर इस टॉपिक पे आओगे। तो क्लासिकल कंडीशनिंग दैट वी नो, अगर मैं उसको रिहैबिलिटेशन के टर्म्स में समझाऊँ, सो इफ़ a person may develop anxiety after consistently experience negative outcomes in a specific environment। ठीक है, जिसको वो एसोसिएशन बना सकता है विथ नेगेटिव फीलिंग्स, क्योंकि नेगेटिव आउटकम्स आ रहे हैं जिससे नेगेटिव फीलिंग आना एसोसिएशन एक फॉर्म हो जाता है, जो हम लोग क्लासिकल कंडीशनिंग में एसोसिएशन की बात करते हैं। वहीं पर ऑपरेंट कंडीशनिंग भी फोकस करता है कॉन्सिक्वेंसेस पे और उसी से हम बेसिकली शेप कर सकते हैं लाइकलीहुड ऑफ अ बिहेवियर, जिसको भी वांट कि ये रिपीट होना चाहिए। ऑब्जर्वेशन लर्निंग भी यही इसी का पार्ट है। बेसिकली किसी को देख के इमिटेट करना, उसके बिहेवियर को लर्न करना। तो दिस इज़ मच मोर रेलिवेंट इन सोशल कॉन्टेक्स्ट एंड रिहैबिलिटेशन इन ग्रुप सेटिंग्स। ये गोल डायरेक्टेड अप्रोच है दैट वी नो, क्योंकि टिपिकली शॉर्ट टर्म का होता है और हाईली स्ट्रक्चर्ड होता है। स्पेसिफिक गोल्स होते हैं जो कि इस्टेब्लिश होते हैं एट द आउटसेट। काउंसलर और क्लाइंट जो है कोलैबोरेटली काम करते हैं टू अचीव दीज गोल्स एंड दे फोकस ऑन measurable changes in the behavior। फंक्शनल एनालिसिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस, एक कोर पार्ट है, क्योंकि फंक्शनल एनालिसिस ही आइडेंटिफाई करता है उन एंटीसीडेंट्स को, दैट इज ट्रिगर्स को, बिहेवियर्स को और कॉन्सिक्वेंसेस को, जो कॉमनली ABC मॉडल है दैट इज ऑलरेडी डिस्कस्ड। स्किल्स ट्रेनिंग की अगर बात करें तो बिहेवियरल काउंसलिंग ऑफन इंक्लूड करती है डेवलपमेंट ऑफ स्पेसिफिक स्किल्स, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग, सोशल स्किल्स, कोपिंग मैकेनिज्म्स। सो दीज आर डायरेक्टली रिलेटेड टू tied to modifying the behavior patterns। If I talk about the application of behavioral counseling in rehabilitation, so it is used for individuals with substance abuse problem or anxiety disorders, depression या फिर anger management issues, because rehabilitation में patients are recovering from the physical injuries or chronic illnesses, so they may experience emotional या psychological difficulties, जैसे कि if the person is non-compliance with treatment। तो behavioral counseling help कर सकती है to change the negative attitude and behavior towards their treatment। ठीक है, एंड ऑल्सो लर्निंग न्यू अडेप्टिव बिहेवियर्स, जैसे कि लर्निंग न्यू मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, मैनेजिंग स्ट्रेस और डीलिंग विद चैलेंजिंग सोशल सिचुएशंस। Now, if I talk about behavior modification, that is an intervention technique which is based on the theory that all behaviors are learned and that maladaptive behavior can be unlearned।
एंड डेफिनेटली हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं विद अडेप्टिव वंस थ्रू यूजिंग reinforcements एंड पनिशमेंट्स. तो रिहैबिलिटेशन मॉडिफिकेशन में वी फोकस ऑन रीशेपिंग द बिहेवियर, जिससे कि वी कैन हेल्प द इंडिविजुअल टू इम्प्रूव देयर ओवरऑल फंक्शनिंग एंड कोप विद देयर सर्कमस्टांसेस मोर इफेक्टिवली. अगर मैं इसके प्रिंसिपल्स की बात करूँ तो डेफिनेटली वील टॉक अबाउट ऑपरेंट कंडीशनिंग, बिकॉज वहीं से हमने समझा है कि हाउ वी कैन इंक्रीज और डिक्रीज द लाइकलीहुड ऑफ अ पर्टिकुलर बिहेवियर. पॉजिटिव री नेगेटिव री पॉजिटिव री अगर मैं सिंपली रिहैबिलिटेशन के एग्जाम्पल के साथ समझाऊँ तो इफ़ अ पेशेंट कंसिस्टेंटली फॉलोज देयर ट्रीटमेंट प्लान, दे माइट रिसीव प्रेज या फिर अवार्ड्स और अदर टाइप ऑफ री सो दैट वी कैन एनकरेज देम कि वो प्लान के साथ साथ अपना थेरेपी लेते रहें. ठीक है, तो इसके थ्रू वी कैन पॉजिटिवली रीइंफोर्स दैम. नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में हो सकता है कि वी आर रिड्यूसिंग द डिस्कम्फर्ट और पेन इफ द पेशेंट सक्सेसफुली कंप्लीट्स द फिजिकल थेरेपी और द फिजिकल एक्सरसाइजेस. तो दिस विल एक्ट एज अ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट. पॉजिटिव पनिशमेंट में हमने डेफिनेटली बात की थी कि हाउ वी कैन ऐड ऑन एनी अनफेवरेबल कॉन्सिक्वेंस, जैसे कि कोई रिस्ट्रिक्शन ऑन एनी प्रिविलेज. नेगेटिव पनिशमेंट्स में हमने बात की है, जैसे हमने वो टेकिंग अवे ऑफ द डिज़ायरेबल स्टिमुलाई बात होती है ना, तो जैसे इसका एग्जांपल हो सकता है, जैसे अगर इफ़ द पेशेंट इज़ नॉट फॉलोइंग द ट्रीटमेंट इंस्ट्रक्शंस, सो आई एम लिमिटिंग द एक्सेस टू रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़. ठीक है, शेपिंग इसी का पार्ट है, क्योंकि शेपिंग के थ्रू ही पेशेंट्स को हम ग्रेजुअली नया बिहेवियर लर्न करा सकते हैं, स्पेशली कोई अगर मेजर बिहेवियरल चेंज रिक्वायर्ड हो तो. एक्सटेंशन का यूज़ कैसे करते हैं कि वी कैन डेफिनेटली ग्रेजुअली वीकन अ बिहेवियर. ठीक है, जैसे रिहैबिलिटेशन में हम इग्नोर करने लग जाएं या रिवॉर्ड्स को रिमूव करने लग जाएं अगर हमें माल अडेप्टिव बिहेवियर देखने को मिले तो. टोकन इकोनॉमीज़ का हम यूज़ कर सकते हैं इस सिस्टम में, क्योंकि हाईली स्ट्रक्चर्ड है. तो जैसे रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में या ग्रुप सेटिंग्स में वी कैन डेफिनेटली यूज़ इट. अगर हम इसका एप्लीकेशन देखते हैं तो डेफिनेटली इसको हम मैनेज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं क्रॉनिक इलनेसेस को. बिहेवियर मॉडिफिकेशन एनकरेज करता है हेल्दी लाइफस्टाइल, जैसे कि एक्सरसाइजिंग या फिर मेडिकेशन टाइम पे लेना, और रिड्यूस करना हार्मफुल बिहेवियर को, जैसे स्मोकिंग या ओवर ईटिंग या नॉन कंप्लायंस. तो इससे इंडिविजुअल की जो क्रॉनिक कंडीशंस हैं, ठीक है, पेन मैनेजमेंट भी जैसे टेक्निक्स यूज़ होती हैं बायो फीडबैक की, जिससे हम यूज़ कर सकते हैं पेशेंट्स को मॉडिफाई करने के लिए उनके रिस्पॉन्स टूवर्ड्स द पेन थ्रू रिलैक्सेशन टेक्निक एंड पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट्स. बायो फीडबैक में बेसिकली कुछ ऐसे सेंसर्स होते हैं जिसको हम अटैच करते हैं पेशेंट के फोरहेड पे, और उससे हम डायरेक्टली मॉनिटर कर सकते हैं एक स्क्रीन के थ्रू. स्क्रीन पे पूरा मॉनिटर होता है, चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हैं कि उसके जो इनवॉलेंट्री फंक्शंस हैं, ब्लड प्रेशर है, पल्स रेट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तो बेसिकली जो उसके सारे वाइटल्स हैं ना फिजिकल, वो हमें वहाँ मॉनिटर होते हुए दिखते हैं, पेशेंट को दिखते हैं. तो फिर हम उसको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देते हैं, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन इस्तेमाल करते हैं, या और ऐसे रिलैक्सेशन टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि साथ के साथ ही पेशेंट उस चीज़ों को मॉनिटर करने के साथ साथ ही उस पेन पे अपने काम कर सके, सो दैट एवेंचुअली हम उसको रिलैक्स्ड फील करा सकें. फिर सब्सटेंस अब्यूज़ ट्रीटमेंट में इसका यूज़ करते हैं. इसकी स्ट्रैटेजीज कंसिस्टेंसी कंटिजेंसी मेंटेन करने के लिए यूज़ की जा सकती हैं, जैसे वो वाउचर्स प्रोवाइड कर दिया या प्रिविलेजेस प्रोवाइड कर दिए इफ़ वी आर गेटिंग ड्रग फ्री यूरिन सैम्पल्स, या फिर दे आर अटेंडिंग थेरेपी सेशंस. तो ऐसे सब टाइम पे हम उनको कुछ ना कुछ प्रिविलेज दे सकते हैं. लर्निंग डिसेबिलिटी है अगर किसी चिल्ड्रन को, तो बिहेवियर मॉडिफिकेशन ऑफन यूज़ किया जा सकता है स्कूल्स में भी और थेरेप्यूटिक सेटिंग्स में भी, ताकि उसके प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर सकें, उसे रीइंफोर्स कर सकें अडेप्टिव बिहेवियर को. जैसे अगर उसने टास्क कंप्लीट किया या फिर अगर कोई डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर है तो उसको रिड्यूस कर सकें. कुछ टेक्निक्स यूज़ की जा सकती हैं बिहेवियरल काउंसलिंग की और बिहेवियर मॉडिफिकेशन की, जैसे कंटिजेंसी मैनेजमेंट, यानी कि इस्टेब्लिश करना एक ऐसा रिलेशनशिप बिटवीन अ बिहेवियर एंड कॉन्सिक्वेंस. ठीक है, तो पेशेंट को रिवॉर्ड करना अगर वो ट्रीटमेंट प्लान को अडर करता है तो ये बेसिकली कंटिजेंसी मैनेजमेंट हो गया. बिहेवियरल कॉन्ट्रैक्टिंग और ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड मेथड होता है पॉजिटिव बिहेवियर को रेनफोर्स करने का, जैसे रिटर्न या वर्बल अग्रीमेंट कर लेना काउंसलर और क्लाइंट के बीच में, आउटलाइनिंग द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द बिहेवियर और उसमें क्या रिवॉर्ड और कॉन्सिक्वेंस मिल सकता है. डिसेंसिटाइजेशन, पीटीएसडी का पेशेंट है या फिर ऐसे कोई क्रूशल कंडीशन है पेशेंट की, जहाँ पर वी कैन
हेल्प द क्लाइंट, फोबिया है, वी कैन हेल्प द क्लाइंट टू रिड्यूस एंजाइटी एंड डिसेंटिसाइज, जैसे हम उसको एक्सपोज करते हैं इंडिविजुअल को टू फियर प्रोवोकिंग स्टिमुलाई और ग्रेजुअली हेल्प करते हैं कि वो ओवरकम कर सके अवॉइडेंस बिहेवियर के थ्रू। ये काफ़ी क्रूशियल होता है रिहैबिलिटेशन कंडीशंस में। और फ्लडिंग भी होता है, बट फ्लडिंग के लिए आपको हाईली मतलब एक्सपीरियंस्ड होना होगा, और बहुत ही रेयर कंडीशंस में हम फ्लडिंग का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंटेंस अप्रोच है। इंडिविजुअल को एक्सपोज कर दिया जाता है डायरेक्टली हाई लेवल्स ऑफ फियर इंड्यूसिंग स्टिमुलाई पे अनटिल एनजाइटी जो है वो सबसाइड हो जाए। तो सेलेक्टिवली पेशेंट की कंडीशन देखते हुए इसको किया जाता है। फिर मॉडलिंग का इस्तेमाल हम कर सकते हैं सोशल स्किल्स के लिए, डेली लिविंग स्किल्स के लिए। अब इसको इम्प्लीमेंट करने पे कुछ चैलेंजेस भी फेस होते हैं, जैसे कि अगर पेशेंट का रेजिस्टेंस टू चेंज है, पेशेंट अगर इनग्रेन बिहेवियर के साथ है, रेजिस्टेंट है, तो मॉडिफिकेशन का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा पेशेंस रिक्वायर्ड हो जाती है, परसिस्टेंस रिक्वायर्ड हो जाती है ऐसे सिचुएशन में। अगर कंसिस्टेंसी ऑफ रेनफोर्समेंट है, यानी कि मेंटेन करना पड़ता है कंसिस्टेंसी ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ रेनफोर्समेंट एंड पनिशमेंट्स, ये चीज़ चैलेंजिंग हो जाती है। अब ऐसा नहीं है कि मुझे वो डिज़ाइन फेवर आज देखने को मिला तो मैं 2 दिन बाद या 3 दिन बाद उसके लिए रिवॉर्ड दे रही हूँ, या फिर बहुत सारे मतलब टाइम इंटरवल हो रहे हैं, रेशियो फिक्स नहीं है, तो ये सारे कंडीशंस की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। तो रीइंफोर्समेंट या पनिशमेंट दोनों में कंसिस्टेंसी रखना काफ़ी ज़रूरी है। जनरलाइजेशन ऑफ लर्न बिहेवियर, ये चीज़ इंश्योर करना कि पेशेंट जनरलाइज कर सके, अगर वो कोई नई चीज़ भी, नया बिहेवियर भी उसको दिख रहा है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में, तो वो वहाँ पे भी उसको अप्लाई कर सके, ये चीज़ बहुत चैलेंजिंग होती है। एथिकल कंसिडरेशंस डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि पनिशमेंट जैसी चीज़ हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं तो ये बहुत ही कॉशियस मतलब कॉशन के साथ इस्तेमाल की जाती है, ताकि नेगेटिव साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ना हो। So, all in all, what we have discussed, that is behavioral counseling and behavior modification दोनों ही valuable tools हैं in rehabilitation assessment and counseling, जो कि offer करते हैं structured और evidence based approaches to help the individual change maladaptive behavior and adopt a healthier and more adaptive behavior। ठीक है, तो focus क्या होता है, observable behavior and the environmental factors that influence it. Methods provide practical solutions to wide range of psychological and behavioral issues in rehabilitation context. So I hope I was able to clear out this topic. If at all you have any doubt, you can definitely write down in the comment section below. And for more such content, please do subscribe to this channel. And thank you so much for watching.